टाइम पे हर कोई प्लान करता है बाहर जाने का, यानी तुम में से किसी ने प्लान बनाया होगा मनाली जाने का, कोई प्लान कर रहा होगा कोची जाने का, या फिर कोई प्लान कर रहा होगा गोवा जैसी जगह पे जाने का। क्योंकि वेकेशंस है, वेकेशंस तो एंजॉय करने के लिए होती हैं, पर यही वेकेशन का टाइम पीरियड अगले साल तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बन जाएगा अगर तुमने इसे यूटिलाइज नहीं किया तो। देखो, वेकेशंस आज तक तुम्हें मिली, तुमने जी भर के एंजॉय किया, आगे भी एंजॉय कर पाओगे अगर इस बार की वेकेशन पे तुमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया और प्रॉपर तरह से इस वेकेशन को यूटिलाइज कर लिया। क्योंकि नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे तुम्हारा CUET प्लस तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स सब कुछ तुम्हारे सामने होंगे, और इस बार तुमने यहाँ वर्क नहीं किया ना, तो अगले साल इस टाइम पे बस यही मन में रह जाएगा, काश यार मैंने ना वेकेशन पे बाहर ना जाके यहाँ पे क्या कर ली होती, थोड़ी अपने ऊपर मेहनत कर ली होती। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, तो इस टाइम पीरियड को प्रॉपर वे में तुम्हें यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। अब कैसे यूटिलाइज करोगे या क्या क्या करोगे जिससे तुम्हारा ये टाइम पीरियड एक बेटर इन्वेस्टमेंट बनेगा तुम्हारे रिजल्ट के लिए। देखो, टाइम ना हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ही होता है जो तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट के टाइम पे तुम्हें दिखेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो, इस वेकेशन में तुम्हें क्या करना है, इस वेकेशन में तुम्हें अपना 40 to 60% सिलेबस कंप्लीट करना है। 40 to 60% सिलेबस क्या, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का 40 to 50% या 60% आपको सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत है। फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ना मैं ये नहीं कहती कि तुम खुद से ही पूरे नोट्स बनाने बैठ जाओ। टीचर के नोट्स के रेफरेंस लो और खुद के माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स बनाओ, कीवर्ड्स नोट करो, ताकि जब भी तुम क्विक रिविजन करने बैठो ना तो तुम्हें चीज़ें ईजिली मिल जाएं। फिर नेक्स्ट होता है स्टार्ट रिविजन हैबिट। अभी तक हम सब क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करते हैं, रिवीजन करते ही नहीं है। रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें 2-3 महीने तक ही रिटेन कर पाओगे, उसके बाद चली जाएंगी ऊपर से सारी चीज़ें। तो रिवीजन क्या करो। अभी सपोज हमने क्या किया, कल हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, तो आज हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम ले लेते हैं बैंकिंग, ठीक है। अब मेरे को बैंकिंग पढ़ना है, पर कल मैंने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बैंकिंग पढ़ने से आधे घंटे पहले मैं क्या करूँ, एक क्विक रिविजन दे दूँ जो मैंने कल पढ़ा है। तो ये हैबिट अभी से डेवलप करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये हैबिट डेवलप भी नहीं होगी और तब तक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे उतना जल्दी पीछे का ना भूलो, इसलिए रिविजन करते रहो। नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर आता है प्रैक्टिस डेली MCQs। अब MCQs डेली क्यों प्रैक्टिस करने, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आते हैं MCQ के फॉर्म में, और तुम्हारे CUET एग्जाम तो पूरा MCQ बेस्ड है। तो अगर तुम MCQ यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो ये तुम्हारे दोनों एग्जाम्स में क्या करेगा, तुम्हें हेल्प करने वाला है। बिल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंटली क्या करो, पढ़ते रहो। कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, कभी कभी यार मन नहीं करता, आई अंडरस्टैंड, और वेकेशंस हैं तो लगता है यार कि घूम ले, कहीं चले जाएं, या 1-2 दिन रेस्ट कर ले। मैं रेस्ट करने से मना नहीं कर रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि कंप्लीटली खुद को रूम में लॉक कर लो। बाहर जाना है जाओ, पर जाने से पहले क्या करो, 20 मिनट ही पढ़ो, पर पढ़ के जाओ। हैबिट डेवलप कर लो कि मुझे 10 मिनट ही कॉपी खोलनी है, पर कॉपी खोलनी तो है ही मेरी। यानी कि तुम्हें क्या करना है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। बिना पढ़े एक भी दिन जाना नहीं चाहिए तुम्हारे लिए। तो ये सारी हैबिट्स क्या करेंगी, तुम्हें हेल्प करेंगे अच्छे खासे मार्क्स तुम्हारे पाने में। अब अगर हम बात करें तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज की, तो अकाउंटेंसी में तुम्हें क्या करना है, अगर हम तुम्हारा डेली का टारगेट देखें तो 2 to 3 आवर्स क्या करने हैं, डेली तुम्हें देने हैं अकाउंटेंसी में। इतना ज़्यादा टाइम क्यों, क्योंकि अकाउंटेंसी का सिलेबस बड़ा होता है, अकाउंटेंसी में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, और तुम अगर अभी इतना टाइम दे दोगे ना तो लास्ट में तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम होगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। क्योंकि बच्चे मोस्टली लास्ट तक क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो रिविजन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। तो अभी से स्टार्ट करो प्रैक्टिस एवरी डे। आज अकाउंटेंसी पढ़ दिया, कल अकाउंटेंसी नहीं पढ़ेंगे, हफ्ते में एक दिन अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें डेली प्रैक्टिस करने की क्या है, रिक्वायरमेंट है। लर्न द फॉर्मेट्स प्रॉपरली। अभी देखो, तुम में से कितने लोग इस चीज़ पर अग्री कर रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो क्या तुम प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे होते हो, नहीं कर रहे। मान लेते 10 बच्चे बैठे हैं ना, तो 10 में से 5 ही वो फॉर्मेट ड्रॉ करते होंगे, या 5 ही प्रॉपर नरेशंस के साथ एंट्री पास करते हैं। तो अभी से ये हैबिट डेवलप करो ताकि उस टाइम पे तुम्हें इन चीज़ों पे स्ट्रगल
ना करना पड़े, क्योंकि ये सारे जो ये फॉर्मेट वाला पार्ट होता है ना, ये तुम्हें मार्क्स दिलाता भी है और तुम्हारे मार्क्स कटते भी इसी के बेसिस पे। तो अभी से आदत डालो ताकि उस टाइम पे एफर्ट ना देना पड़े। फिर नेक्स्ट बेस्ट मेथड क्या होता है, लर्न द कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट लर्न करने में यहाँ पे तुम्हें रीडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करना है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे तुम्हें कैसे मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। नेक्स्ट है सॉल्व इलस्ट्रेशन। जब भी इलस्ट्रेशन सॉल्व करने बैठो ना तो उसका सॉल्यूशन मत देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशंस को हाइड कर लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब मैंने मान लो इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ। पर इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हुए याद है ना क्या नहीं करना है, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना है। फिर रिवाइज द मिस्टेक, देखो कि तुम गलतियां कहाँ कर रहे हो और उस मिस्टेक को करेक्ट करो। जहाँ मिस्टेक हो रही है उसको एनालाइज करो, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, हर चैप्टर की मिस्टेक नोट करते जाओ डेट के साथ, ताकि क्या कर सको तुम उस पर करेक्शन करते जाओ और वहाँ पे उस शीट पे क्रॉस मार्क करते जाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ पे लैक कर रहे होते हो। फिर अगर हम बात करें हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट की, तो यार देखो यहाँ पे ना रट्टाफिकेशन के बेसिस पे अगर तुम चल रहे हो तो केस स्टडी तुमसे सॉल्व नहीं होगी, तुमसे असर्शन रीजन नहीं होगा, तुमसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। आई नो मेरी वर्डिंग्स बहुत ज़्यादा हार्श है इस टाइम, बट रियलिटी यही है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो तुम तब भी कर लोगे, बट ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बस के नहीं है फिर तो। अब अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करें तो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी पे, वो भी लाइन बाय लाइन, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। पर उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है, मस्ट है। फिर है हेडिंग एंड कीवर्ड्स। देखो तुम्हारी आदत क्या होती है कि हम बस पढ़ रहे रट जाते हो तुम चीजें, तुम्हें ये नहीं याद रहता कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंस में है, कौन सा पॉइंट तुम्हारा किस में है, कैरेक्टरिस्टिक में। तो किस हेड के अंदर कौन सा पॉइंटर आता है ये पता होना मस्ट है, क्योंकि एग्जाम में क्लियरली पूछता है इंपॉर्टेंस बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम क्या कोट कर पाओगे, कोट भी नहीं कर पाओगे, और एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछेगा तो गड़बड़ तुमसे हो ही जाएगी। तो हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है वो चीजें याद रखना, और कीवर्ड्स तो मस्ट है। केस स्टडी को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, केस स्टडी अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, केस स्टडी के आंसर्स को कैसे लिखते हैं अभी से वो हैबिट डेवलप करो, ताकि लास्ट मोमेंट पे इन चीज़ों पे एफर्ट ना देना पड़े। जैसे कि तुम्हें मैंने अभी अकाउंटेंसी में बोला कि अभी से अगर फॉर्मेट पे वर्क कर लोगे तो लास्ट मोमेंट पे इन चीज़ों पे तुम्हें एफर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं, इन चीज़ों पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिविजन। बेस्ट मेथड है एनसीईआरटी रीड कर ली, फ्लो चार्ट्स बना लिया ताकि तुम्हारे क्विक रिविजन्स हो जाए। साथ ही साथ तुम्हें लर्न करने हैं क्या, कीवर्ड्स। अब जैसे डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है तो उसका कीवर्ड क्या है, स्पेशलाइजेशन है, स्मॉल टास्क में डिवाइड करना वर्क को, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। हर तुम्हारे सब्जेक्ट में तुम्हें एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करने हैं, इसमें तुम्हारी कोई भी गुंजाइश माफ़ नहीं की जाएगी। यानी अगर तुमने यहाँ गड़बड़ी की तो तुम आगे भी गड़बड़ी करते ही रह जाओगे। तो यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा बोर्ड प्लस सीयूटी क्या होगा, दोनों इस पार्ट पे थोड़ा बेटर निकल जाएगा। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में क्या है, दो बुक्स आ जाती हैं, मैक्रो एंड इंडियन। तुम्हें यहाँ पे बैंकिंग वाले चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करना है और नेशनल वाले पार्ट पे न्यूमेरिकल भी पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी मैक्रो का इस वेकेशन में बैंकिंग पार्ट प्लस तुम्हारा जो जीडीपी वगैरह के फॉर्मूलाज हैं तुम्हें वो अच्छे से आने चाहिए, उसके तुम्हारे न्यूमेरिकल्स पे अच्छी खासी कमांड डेवलप कर लो। अब अगर इंडियन की बात करें तो इसका भी चैप्टर 1 तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब जितने भी स्टूडेंट्स इसके साथ साथ यानी अपने बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें इसी वेकेशन में अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। यानी इसके भी स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि एक बार जब आपका ना ये यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएगा तो आप माइक्रो को टाइम नहीं दे पाओगे। और सीयूईटी एग्जाम के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में मैक्रो में याद रखना न्यूमेरिकल, ग्राफ, और हाँ जो थ्योरी पार्ट है ये भी डेली देखते रहना, ऐसा नहीं कि एक दिन किया एंड छोड़ दिया। और हाँ यहाँ पे तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने डेली बेसिस पे।
अब आते हैं हम फॉर बोर्ड, यानी फॉर बोर्ड में यहाँ पे हमें देखना है हमारे लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमारे लिए बेस्ट रिसोर्स कंसिडर किया जाता है NCERT फॉर BST। एंड अगर हम बात करें हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तो आप संदीप गर्ग यूज कर सकते हो। अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी के लिए आप TS ग्रेवाल और DK गोयल यूज कर सकते हो। बट इसके अपार्ट इन तीनों में आपको क्या करना है, PYQs सॉल्व करने हैं। PYQs कैसे होंगे, PYQs आपके चैप्टर वाइज आपको सॉल्व करने की जरूरत है। अब PYQs क्या हम बस सॉल्व करते जाएंगे, हमें आंसर नहीं आएगा तो हम अगले क्वेश्चन पे स्किप कर जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर ना आए उस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक से, आपको उसको क्या करना है, अपनी मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन करना है और उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ना है एंड थोड़ी देर बाद उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है, जिससे आपको क्या मिलेगी, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें, ये तो देखो हमारी बुक्स हो गई, ये तो हमारी PYQs की बातें हो गई, पर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहाँ से डेवलप कर सकते हो? आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप कर सकते हो हमारे कॉमर्स अड्डा चैनल से, यानी कि यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के वन शॉट्स मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि तुम्हें हर एक चैप्टर की डिटेल क्या मिले, वन शॉट्स मिल सके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल सके। अब देखो, ये तो बहुत से बच्चे ना इस टाइम पे क्या होते हैं, इस टाइम पे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि हम क्या COT की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। यस बेटू, अभी से स्टार्ट करोगे तो बोर्ड प्लस COT आराम से निकल जाएगा। बट लास्ट में क्या होगा कि पैनिक जोन में ही रह जाओगे कि बोर्ड मैनेज करे कि COT मैनेज करे। तो आपको COT प्रिपरेशन के लिए, मतलब बेसिकली आपकी COT प्रिपरेशन के लिए हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्द से जल्द बैचेस में एनरोल करो। 3 बैचेस है हमारे पास, महापैक प्रो, महापैक एंड आरएम बैच। ये जो हमारा महापैक प्रो होता है, इसमें आपको बुक्स मिलती हैं, हर एक जो भी बैचेस हमारे आएंगे उनकी एक्सेस, मॉक टेस्ट हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, सब चीज़ की एक्सेस आपको महापैक में मिलती है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बस एक ही है, हार्ड कॉपी वाली बुक्स का। और अगर हम बात करें आरंभ की, तो आरंभ में बेसिकली आपको पर्टिकुलर बैच की एक्सेस मिलती है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आप यूज़ कर सकते हो कोड AD50 और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको इन हर बैच के लिंक्स मिल जाएंगे। तो जल्द से जल्द क्या करो, एनरोल करो ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके सही वे में स्टार्ट और इस टाइम पीरियड को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सको। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस टॉपिक पे तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो।